यस अंकित जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? Good evening. I'm fine. How are you, Nitin? फाइन सर, फाइन। और कैसा चल रहा है? Everything is well. ग्रेट, ग्रेट। सो अंकित जी, वेलकम्स टू द टॉक्स ऑन टेंडर, which is organized by nationaltenders.com. And as you knows that टॉक्स ऑन टेंडर्स जो हमारा बेसिक है, उसका मेन पर्पस ये है कि किसी को भी टेंडर्स के रिलेवेंट कोई भी क्वेरीज होती है या जैम रजिस्ट्रेशन से रिलेवेंट कोई भी क्वेरीज होती है, तो हम लोग इस मीडियम से, टॉक्स ऑन टेंडर्स के मीडियम से उन लोगों को उस क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो बिजनेस में अपना ग्रोथ और अपने बिजनेस को गवर्नमेंट के बिजनेस के साथ में अटैच करके आगे बढ़ा सकें। सही बात है. That's जी। the need of the तो hour also. यस सर, दैट इज द नीड ऑफ, क्योंकि काफी हम लोगों ने देखा है कि काफी लोग नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस चीजों का कारण। तो हमने सोचा कि एक मुहिम की जाए लॉकडाउन के अंदर, ताकि लोगों को थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस मिले, एंड इस एक्सपीरियंस को यूज करके जो लोग गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग भी गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर सके। Great. यस। सो अंकित जी, आपके बारे में बता दूं मैं सबसे पहले। आप बहुत ही काफी कम टाइम में, काफी कम एज के अंदर आपने बहुत ही अच्छा बिजनेस को ग्रोथ कर लिया है अपने। एंड थोड़ा बताइए आपके बारे में, लूम सोलर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड किस तरीके से क्या है वगैरह, कुछ बताइए अपने बारे में। So, Lume Solar, we started this company in 2015, and we are हम्म। a solar EPC company. We provide end-to-end solution in renewable energy. So, if like clients wants to go in renewable energy, we are one-stop solution for them. And we have reached around 350 plus customers across Pan India. And we have worked with the Fortune clients like IOCL, HPCL, Tata Motors, Force Motors, and Sherwat Atta and World Bank. These are the biggest clients which we have worked across India. And talking about our USPs, like we have their end-to-end domain. Like if anyone wants to go solar, from starting from designing, load calculation, financial planning, ROI calculation, and their installation, their strength analysis, and then after that installation, post installation, O&M, maintenance, we provide end-to-end services in solar space. So that's our USP, and we have been in this tender business from 2 years. We have doing business through tender for 2 years, and talking about our association with the PSUs, that is like the main topic which we want to get knowledge over here. So we are working with these PSUs from around 4 years in this space, and though there were not tenders before, there were हम्म। empanelment before. Now tenders are there, and I'll be happy to guide you over in this session. And thank you, Nitin, for inviting me, and you are doing a very great work in this space. So I'll be, very much honored to be here. वाह, सुपर्ब। सो अंकित, सुपर्ब टू नो मोर अबाउट यू कि आप छोटा मतलब कि ईपीसी प्रोजेक्ट्स, इंस्टॉलेशन, सप्लाई सभी चीज़ सोलर एनर्जी में करते हैं। सो और आपने बताया कि आप ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ कर रहे हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक भी यही है कि गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना है अगर, तो टेंडर्स में पार्टिसिपेंट करना पड़ेगा। तो टेंडर्स को पार्टिसिपेंट करने के लिए कि किस तरीके से, पहले तो ये हमें लोगों को बताना है कि कितना अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। मैं आपको सामने एक छोटे से फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोगों ने ढूंढे हैं। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये बताते हैं कि किस तरीके के मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, एंड जो अपॉर्चुनिटीज है उसको किस तरीके से एनकैश किया जा सकता है। सो एज वी एवरीवन नोज कि the biggest source of getting business in India is none other one but गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा सोर्स है कि जहां से आप बिजनेस निकाल सकते हैं। एंड कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है अगर उसकी मैं बात करूं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, इंडियन रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एंड ये कुछ फिगर्स हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 11,40,000 का करोड़ का काम लास्ट ईयर्स प्रोक्योरमेंट किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इंडियन रेलवे, इसी तरह हमने जो फिगर्स बताए हैं, ये हमने हमारी एक एनालिसिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने ये पता करने की कोशिश की है कि इतना काम गवर्नमेंट के पास में लास्ट ईयर में आइदर सप्लाई का या सर्विसेज इंडस्ट्रीज में
कंप्लीट किया गया है, उन्होंने इतने की रिक्वायरमेंट और इतना ऑर्डर जनरेट किया है। सो अंकित जी, आपको क्या लगता है इतनी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है गवर्नमेंट के अंदर आने वाले टाइम में? So, talking about this, like government is the biggest source of work which we can get in the market. और government के पास में जितना काम है उतना कहीं भी काम नहीं मिल सकता है. And second, it's all systematic. Your payment is safe, and you will get the security of the payment through government, right? And third point is like there is ample of opportunities which is available with government. And currently, under the leadership of our honorable Prime Minister, there are many projects which are going on in state government, central government, Indian Railways, banking sector, and PSUs. So there are different projects which are going on, and through the launch of a JAM portal, so it's very accessible for the manufacturers and the OEMs and the suppliers to reach to the government, right? So that's how there is a big opportunity, and there was a bridge which is not there between government and the OEMs and the manufacturers. So yeah, working with government is a huge opportunity. And currently talking about the situation in the market, so government is the safest bet in which we can work on. Great, great, great. Yes, absolutely true. It's so safest, and as we can see, many people's know, and many people thinks about that कि government में सिर्फ manufacturers के लिए opportunities हैं. There is no opportunities for the traders and service provider. So we have seen that as well कि there is equal opportunities available for service providers, traders, and manufacturers. So what do you think about that? Yeah, so there's equal opportunities available. Though manufacturers have different distributors, those they have given the license, so they are the service providers and the traders. Those are the licensed traders which can be worked with for tender submission and for the availability of the product. That's not a problem at all. Like everybody can do business with the government. Either the cost is a major point while you're working with the government, so you have to match your cost with the manufacturer. That is the important key. But yeah, accessibility is there, and you can reach for the same platform. That's not an issue. Great, great, right, absolutely right. And as we've seen that there are a lots of opportunities available with the government. So I just want to let the know people want to know. Many people want to know how the government does the procurement. So the simple answer is that direct order and tenders. So tenders is the biggest one door from where people can take the easily orders and get the works. So the our today's topic is that best practice for tender bidding. So best practice for tender bidding, we have included, this is the first point अंकित जी, कि दैट मतलब किसी को भी टेंडर्स अगर सही भरना है तो उसके लिए सही टेंडर्स ढूंढना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक ही कैटेगरी के वेरियस नंबर ऑफ टेंडर्स आर अवेलेबल। अगर मैं सोलर्स की बात करूँ तो सोलर में भी 10 टेंडर्स अवेलेबल होते हैं, 12 टेंडर्स अवेलेबल होती है। अगर आप सही टेंडर्स को ढूंढ नहीं पाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हो। इसी को देखते हुए हमने कुछ पैरामीटर्स बताए हैं कि लोगों को जो टेंडर्स ढूंढना चाहिए वो इन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपकी बिजनेस कैटेगरी का, प्रॉपर बिजनेस कैटेगरी का आपका टेंडर्स आपको ढूंढना है। आपको डिपार्टमेंट नेम पता करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट है। फिर टेरिटरी, कौन सी लोकेशंस में मटेरियल को सप्लाई करना है। अमाउंट ऑफ टेंडर्स, आपकी क्रेडेंशियल्स आपके क्या है, आपके टर्नओवर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेंडर्स की साइज को पता होगा। टेंडर्स की साइज आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ईएमडी और डॉक्यूमेंट कॉस्ट क्या है, क्योंकि काफी लोगों को ईएमडी भरने में बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। तो अगर वो पहले से ही पता करे तो वो टेंडर्स को जज कर सकते हैं कि ये टेंडर्स उनको अवॉइड करना चाहिए या अटेंड करना चाहिए। एंड क्लोजिंग डेट, एब्सोल्युटली, क्योंकि क्लोजिंग डेट आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर सही टाइम पे टेंडर्स को पता नहीं करते तो काफी बार क्या हो जाता है कि आप टेंडर्स की प्रोसेस करते हैं पर क्लोजिंग डेट तक आप टेंडर सबमिट नहीं कर पाते तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अंकित भाई, इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि लोगों को क्या जानना चाहिए कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है, कि इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपके ध्यान में कि जिसको ध्यान में रखते हैं किसी को भी टेंडर्स आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाए? तो बेसिक एज पर माई एक्सपीरियंस जो मैं कहना चाहूँगा कि टेंडर करने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि टेंडर आपके रिलेवेंट है या नहीं है। एंड सेकेंडली आप बिल्कुल। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे टेंडर। थर्ड, जो स्टेट में जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मतलब वेयर यू कैन डू द वर्क और नॉट, व्हाट इज द कॉस्टिंग इन्वॉल्व इन डिफरेंट टेरिटरीज। एंड टॉकिंग अबाउट द टाइम लाइन, यू हैव टू एडियर टू द टाइम लाइन, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो टेंडर्स में आप गलती नहीं कर सकते।
टेंडर्स में आपको स्टार्टिंग से अवेयर रहना पड़ता है कि आपने जो स्पेसिफिक काम करना है वो होना चाहिए और उसको आपको नॉलेज भी पूरा होना चाहिए। और टॉकिंग अबाउट एक टेंडर का साइज जो है वो करीबन 50-100 पेज 200 पेज होता है। तो 100-200 पेज पढ़ने के अंदर इससे हम्म। बेटर है कि आपको उसका क्रक्स मिल जाता है। सो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है कि फॉर टॉकिंग अबाउट टेंडर, फॉर डिस्कसिंग एंड फॉर टेकिंग द कॉल। So that is सबसे important task is the first task is to check whether yes or no कि ये टेंडर काम का है या नहीं है। That is the important point on doing tender. यस राइट। सो सेकंड पॉइंट हमारा यही था कि पहले अगर आप टेंडर को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि भाई बेसिक पैरामीटर से, तो सेकंड यही आता है कि आपको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट स्टडी करना है, उन्हें एनालिसिस करना है। बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड टेक केयर अबाउट दैट। बिकॉज क्या होता है, अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आप टेक्निकली डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, डिपार्टमेंट की नीड्स क्या है, उन्होंने क्या चीज को डिमांड किया है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रॉपरली जानना बहुत जरूरी होती है। क्या मिक्स उन्होंने डिमांड की है, क्या साइजेस डिमांड्स की है। उसके बाद पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिपार्टमेंट की है वो आपको सूट करती है कि नहीं करती है। एंड तीसरा, यस, ईएमडी और डॉक्यूमेंट कॉस्ट एग्जम्पशंस है या नहीं है। बिकॉज क्या होता है, बड़े साइज का टेंडर हो तो मे बी पॉसिबल ईएमडी साइज बड़ी होती है, आप स्टार्टिंग में प्रोसेस करते हैं और कितनी बार आपको पता होता है कि एमएसएमई सर्टिफिकेट या एनएसएस सर्टिफिकेट के रीजन से आपको ईएमडी और डॉक्यूमेंट कॉस्ट में एग्जम्पशंस मिल सकता है। पर लोग इन चारों चीजों को हमें लगता है कि ध्यान रखे तो डेफिनेटली एक चीज ये हो सकती है कि उनके लिए ये डिसीजन लेना बहुत आसान हो सकता है कि टेंडर्स में उन्हें पार्टिसिपेंट करना है कि नहीं करना है। क्या कहते हैं अंकित जी आप? हाँ, वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डॉक्यूमेंट स्टडी चेक करना ईएमडी। तो ईएमडी के अंदर भी क्या चीज़ है कि बहुत सारे एग्जेम्पशंस अवेलेबल होते हैं, लाइक एनएसआईसी का होता है, एमएसएमई का होता है, स्टार्टअप इंडिया का होता है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि आप किस कैडर में फॉल करते हैं, एंड सेकेंडली कि आपको उससे बेनिफिट कितना मिलने वाला है। एंड पेमेंट टर्म्स बहुत स्पेसिफिक है बिकॉज गवर्नमेंट के साथ वर्क करने में पेमेंट terms are bit much it's not very much sorted. So you have to check it up that आपके कैश फ्लोज उसके साथ मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एंड आप उस पर प्रोजेक्ट को टाइमलाइन के हिसाब से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एंड आपकी एलिजिबिलिटी जो आपके पास जैसे पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया, सेकेंड वर्क कंपनसेशन पॉलिसीज हो गई। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर देयर इन वर्किंग अबाउट टेंडर। यू हैव टू टेक केयर दैट यू हैव ऑल द थिंग्स विच इज देयर इन लाइन और नॉट। यस एब्सोल्युटली। सो थर्ड पॉइंट हमारा यही था कि अगर आपने डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर लिया है तो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, यानी पहले आपको टेंडर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में आपको चेक कर लेना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड अगर आप वहां पे क्वालिफाई होते हैं तो यू हैव टू गो फॉर द प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट। उसके अंदर कंपनी डॉक्यूमेंट कौन से डिमांड किए गए हैं, सर्टिफिकेट कौन से हैं, जैसे कि आईएसओ सर्टिफिकेट है, सोलवेंसी है, आपने जैसे बताया कि डब्ल्यूसी पॉलिसीज कहीं पे मांगते हैं, तो वो सारे के सारे सर्टिफिकेट रेडीज करने हैं। कहीं कहीं किसी किसी टेंडर्स में रिपोर्ट्स मांगी जाती है कि भाई लैब रिपोर्ट हो गया, तो उस तरह की कोई रिपोर्ट्स मांगे तो आपको वो चीज करना है। अगर ईएमडी एग्जाम्पशंस नहीं है तो आपको डीडी टाइम पे प्रिपेयर करवाना है। एंड एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब मिल जाते हैं, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको फॉर्मेट और रीसाइज कर देना है। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की जब टेंडर्स अपलोड करते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि आपको इस फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एंड एक्सेसिबल साइज भी वो लोग अलाउड नहीं करते, तो पर्टिकुलर एक साइज होती है कि इसी साइज के अंदर आपको डॉक्यूमेंट रिसाइज करके अपलोड करने होते हैं। एंड एब्सोल्युटली प्राइस इज इंपॉर्टेंट और बी कॉम्पिटिटिव विद प्राइसिंग। तो ये एक फैक्टर है जो आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो आपका 80% तक हम मानते हैं कि काम हो जाता है। क्या बोलते हैं अंकित जी? हाँ, सो आपने बहुत करेक्ट पॉइंट बोला है कि इस चीज़ में हमने भी बहुत बार प्रॉब्लम फेस की है। तो जब हम सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद में हर गवर्नमेंट पोर्टल का अलग अलग बैकएंड होता है, उसके अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और दैट रीसाइजिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक फॉर्मेट रीसाइजिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड पावर ऑफ अटॉर्नी, एंड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर एज पर द टेंडर अडेंडम annexes which are there, right? सो वो एक सिंगल फॉर्मेट में होना, उन सबको स्कैन करना, उन सब पे एक एक पेज पे सील लगाना, दैट शुड बी इन लाइन विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो देयर आर 200 पेजेस minimum, like majorly what we have seen, like 100 to 200 pages are there. So that should be in line with all the seal, signature and annexure. So it is very important to be vigilant and to check the documents that are correct or not, and it should be in line with the government requirement. If it is not in line, then automatically the tender will going to be not passed.
Absolutely, absolutely. So the third point was कि get prepared the document, and four, vendor registration and bid preparations. So vendor registrations में as you told कि अगर ई प्रोक्योर एंड प्रोक्योर जैसे अभी जेम पे तो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसके अलावा जितने भी पुराने पोर्टल्स हैं उन सभी में अगर आपको टेंडर्स भरना है, वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है, तो यू मस्ट रिक्वायर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो वो आपके पास क्लास 3 का रेडी होना चाहिए। वेंडर रजिस्ट्रेशन कहीं कहीं पे पेड भी रहते हैं और कहीं फ्री भी रहते हैं, तो दे मस्ट नीड टू चेक कि भाई पेड है तो आपको पेमेंट करके उसको वेंडर बनना पड़ेगा, एंड फ्री है तो आपको फ्री में अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। क्रिएट होने के बाद में आप लोगों को अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। इन इन इस पूरी प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी अगर कोई क्वेरी है तो आप डिपार्टमेंट में कॉल करके उनसे फॉलो अप ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दे सकते हैं। बट दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आप वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं करते तो ये एक उस तरीके की बात होगी कि आपको ताले की चाबी ही नहीं मिली। तो ये वेंडर रजिस्ट्रेशन इज टू इंपॉर्टेंट, और जिसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से वो कर सकते हैं। वेंडर रजिस्ट्रेशन कीजिए, अकाउंट क्रिएट करके प्रोडक्ट जितने भी आपने डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं वो अपलोड करने हैं, एंड देन दे नीड टू टेक द फॉलो अप। सो एज पर द अस की द स्टेप फॉर द नेक्स्ट इज वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रिपरेशन। क्या कहते हैं अंकित जी? हाँ, ऑल द थिंग्स आपने अच्छे से कवर किए इसे। सो इसमें आई थिंक सो डिपार्टमेंट फॉलो अप इज़ द मेजर की दैट आपको कोई भी क्वेरीज रहती है और कुछ भी टेंडर के अंदर आपको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ का कैसे पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनानी है, या हमें कहाँ पे कहाँ प्राइसिंग डालनी है, कौन सी एक्सेल अपलोड करनी है। तो दैट इज़ ऑल्सो द इन जो सारे पॉइंट्स में से द होल की इज डिपार्टमेंट फॉलो। That is very much helpful, getting the tender in line with the documentation part. And second, like digital signature का भी है कि digital signature should be, इनकी expiry भी होती, तो you have to check it out that it is expired or not, and इसकी expiry से पहले हम इसे renew करा लें। Right. अभी भी प्राइस में ओपनिंग का टाइम आए और आपका डिजिटल सिग्नेचर रिन्यू नहीं हुआ है, तो वो इश्यूज आई हैव सीन पीपल जहाँ पे टेंडर्स में इश्यूज आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो पॉइंट Yes, absolutely. Very nice. यस। बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वेरी ट्रू पॉइंट। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सबमिशंस, बीड सबमिशंस। सो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, आप आराम से अपनी कॉम्पिटिटिव बीड डाल दीजिए, बट मेक श्योर हियर कि जब आप बीड डाल रहे हैं तो वो जीएसटी टैक्स के साथ इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है। अब किस तरीके से डालनी है टेंडर्स डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है। टेंडर्स डॉक्यूमेंट में जिस तरीके से डिमांडेड किया गया है उसी तरीके से आपको टैक्स टैक्स इंक्लूड या एक्सक्लूड करके डालना है। ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखिए आप, कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट कॉस्ट अपडेट करना है। देन काफी टेंडर्स में सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन होता है और काफी टेंडर में ऑनलाइन अपलोडिंग एंड ऑफलाइन सबमिशन होता है। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन सबमिशंस दोनों है तो आपको दोनों करना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी वन पैकेट सिस्टम होता है एंड टू पैकेट सिस्टम होता है। वन पैकेट सिस्टम जहां होता है वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बिड अपलोड करके आपको कमर्शियल एनवलप प्रिपेयर करके आपको कुरियर कर देना होता है। अगर टू पैकेट सिस्टम है तो वहां पे टेक्निकल अलग होता है और फाइनेंशियल अलग होता है। टेक्निकल में क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर पैकेट बना, टेक्निकल डॉक्यूमेंट का कौन सा पैकेट बनाना है वो सारा मेंशन टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा टेक्निकल का डॉक्यूमेंट बनाना है। एंड कमर्शियल फाइनेंशियल के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इन्वॉल्व करने हैं वो उसके अंदर होता है। बट आपके दोनों पैकेट्स अलग अलग हैं अगर पैकेट सिस्टम है तो। इस तरीके से आप दोनों अलग अलग पैकेट करके उनको जो कुरियर जिस तरह का मेंशन किया है डॉक्यूमेंट के उसके अकॉर्डिंग भेजना होता है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन ऑफलाइन टेंडर्स किस तरीके से हैं एंड वन पैकेट टू पैकेट सिस्टम है इन। आप जब पैकेट क्रिएट करते हैं तो आपको बता रखा होता है कि एनवलप के ऊपर आपको टाइटल क्या डालना है, डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो एवरीथिंग इज मेंशनिंग ओवर देयर। सो यू हैव टू बी मेक श्योर कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा गया है उसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को अलाइन कीजिए, जिसके कारण टेक्निकल रिजेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं। सो अंकित जी, हियर वी आर पुटिंग दी की फाइनल बिड्स के टाइम में किस तरीके से करना, एनी योर इनपुट्स? सो फाइनल बिड के अंदर मेरा इनपुट हमेशा ये रहता है कि लास्ट डे पे आप कुछ नहीं करें। लास्ट डे से एक दिन पहले आप उसको सब फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, बिकॉज इन गवर्नमेंट समटाइम्स देयर आर हॉलीडेज आल्सो एंड समटाइम्स पीपल आर नॉट अवेलेबल। सो बेटर इज टू डू ऑल द टास्क बिफोर वन डे और बिफोर 2 days, so that is the best practice in tender submission.
And second, one packet, two packet system, sometimes इसमें problems और mistakes होती है. So you have to read the tender carefully, that what are the requirement from the tender side, that one packet में require है, two packet में require है, and कौन से courier से हम भेज रहे हैं, because it should reach the destination at a stipulated time. That is also a major point, right? एंड टॉकिंग अबाउट नितिन, आई थिंक थोड़ा सा आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग के बारे में और बोलेंगे तो इनको बेटर हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे कि हाउ टू डू द बिडिंग, बिकॉज द होल की इज योर बिड शुड बी लो इन गवर्नमेंट. while working with the government, Right. your bid should be low and you have to maintain the quality in that, right? So what are the best practices of making your bid competitive? If you can throw some light, that would be helpful for all the audience. डेफिनेटली सी कॉम्पिटिटिव बिड के लिए क्या कर सकते हैं कि पास्ट के टेंडर रिजल्ट्स काफी साइट्स पे अवेलेबल होते हैं. दे आर द साइट्स जिसके पास्ट में जो भी टेंडर्स निकले होते हैं आपकी कैटेगरी में वो अवेलेबल होते हैं. सो यू कैन स्टडी दैट टेंडर रिजल्ट्स. टेंडर रिजल्ट्स को आप स्टडी कीजिए, 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट के टेंडर रिजल्ट्स को आप स्टडी कीजिए, तो एक आपको एजम्पशन हो सकता है, एक आपको आइडिया आ जाता है कि भाई मुझे कौन सा रेट जो है मुझे बिड करना चाहिए, कितना कॉम्पिटेटिव कहाँ पे किस तरीके से मुझे देखना चाहिए. सो एब्सोल्युटली वो टेंडर रिजल्ट्स का रेट है, उसके अलावा मटेरियल कॉस्ट आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन चीज होती है वो मटेरियल कॉस्ट पे होती है. तो आपका परचेजिंग जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आप कॉम्पिटिटिव प्राइस डाल पाएंगे. एंड कॉम्पिटिटिव प्राइस टेक्निकल इज डेफिनेटली फर्स्ट क्राइटेरिया, बट फाइनल एंड मेन क्राइटेरिया इज योर कॉम्पिटिटिव प्राइस. सो इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव प्राइस को एक बार आइडेंटिफाई करके टेंडर्स में सबमिट करेंगे तो डेफिनेटली टेंडर लगने के चांसेस काफी हाई प्रायोरिटी पे हो जाते हैं. Yes. Great. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, अंकित जी अभी हमने बताया कि टेंडर्स में किस तरीके से हम ध्यान रखें सक्सेसफुल टेंडर्स हम सबमिट कर सकते हैं. नाउ द बिग क्वेश्चंस जहां पे लोग गलती करते हैं, ये हमने जो पॉइंट्स दिखाया है कि टेंडर्स वी शुड अटेंड और अवॉइड, मतलब किस तरीके के टेंडर्स को हमको अटेंड करना चाहिए एंड किस तरीके के टेंडर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए. तो ये एक जनरल क्राइटेरिया हमने बनाया है कि जनरल पॉइंट्स की जो बंदा बिगिनिंग लेवल पे अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो उसको किस तरीके के स्टैंडर्ड अवॉइड करना चाहिए और कैसे अटेंड करनी चाहिए. सो आई हैड पुट द पॉइंट कि भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग में जब टेंडर्स में आप काम करते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंडर्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए. आपके जो की प्रोडक्ट होते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर आपको पार्टिसिपेंट ज्यादा फोकस करके करना चाहिए. लोकल सप्लाई, अगर आप के जो लोकल सप्लाई मतलब जो स्टेट्स पे स्टेट्स में आप सप्लाई तो ज्यादा इजी रहेगा. ओपन टेंडर्स जो होते हैं, सिंगल बीड होते हैं या ड्यूल बीड हो, पर ओपन टेंडर्स में आप पार्टिसिपेट करें तो यहाँ पे आप जब एंट्री लेवल पे करते हैं तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली टेंडर्स में पार्टिसिपेट करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं. तो आपका कहना है क्या अंकित जी? So आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है. मतलब इवन वी हैव आल्सो डन मिस्टेक्स इन दिस एंड व्हेन वी स्टार्टेड, एंड इसमें मैं थोड़ा एक्सप्लिसिटली बताना चाहूँगा कि कहाँ पे अवॉइड और अटेंड करना चाहिए. सो आपने बहुत सही कहा है कि एक बार कोई स्टार्टिंग लेवल पे टेंडर करना चाहता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंडर्स पे फोकस करें, एंड अपने जो प्राइमरी प्रोडक्ट है जिस पे आपकी रीच है उस पर फोकस करें, एंड ओपन टेंडर्स पे वर्किंग करें. इसके साथ में एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि कहीं कई बार टेंडर्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जिनमें सप्लाई एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होती है. सिंगल टेंडर होते हैं बट सप्लाई एट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होती है और बिलिंग भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से होती है. तो वो बहुत रिस्की टेंडर होते हैं, बिकॉज रीजन बिंग आपको फॉलो अप अलग अलग जगह से करना पड़ता है फॉर पेमेंट, एंड सेकेंडली आपको अलग अलग जगह सप्लाई करनी पड़ती है, अलग अलग जगह कंप्लाइंस पूरा करना पड़ता है. ऐसे मोटा मतलब देखा जाए तो टेंडर का वॉल्यूम आपको बड़ा लगेगा, लेकिन व्हेन यू डिग डाउन, whole supply is in small small phases and different different locations. So वो टेंडर्स के अंदर राइट. you might being trapped. So आपकी जो कॉस्टिंग आप वर्क करते हैं उस पर कॉस्टिंग आपकी बैठ नहीं पाती है. So major part to attend or avoid is राइट. first you have to identify that which tender is giving you profitability, because without profit working in a tender is very disastrous thing, because in tenders almost 5 to 10% of your cost is sometimes extra in transportation, and sometimes material not accepted, sometimes there is a problem of material, sometimes Absolutely. you have to change the material, or there is some problem in maintenance and anything, right? So you have to be very careful in checking out that some tenders are valid for you or not, because in your business you are sure that I work on this percentage of margin, and that percentage of margin you are not getting in the tender, so I don't think so you have to do the tender, right?
So as a business strategy, also you have to be very careful in checking out that this tender is suitable for me or not. And first you check it out that it is suitable, then only go ahead with that. So Right. talking about the holistically, first you read out the basic draft of the tender and basic summary of the tender. Check it out that your tender is eligible or not, and then you just go ahead with the tender that it is fine. Then go ahead with that. Don't work only on costing thing that will give you less cost and will get the tender. It will not going to work. It will give you pain after some time. So it's very much required to have a clear strategy on doing the tender. Great. So Ankit ji, we would like to have your more light on the particular point. As you told that you're having the good experience with the working with the many of the PSUs and all department. So we just want to putting your light more कि आपका आयुसिल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट टेंडर्स जो आपने सबमिट किया उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा था, फिर आपने कंटिन्यूसली किस तरीके से टेंडर सबमिशंस करके सक्सेस लिया और सक्सेस को आपने ग्रोथ में कन्वर्ट किया. सो जस्ट वी नीड योर 5 minutes ओवर द हियर to understand the people ki how they can work and do business with the many of the PSUs available, please sir. Yeah, so working with PSU is a very good, business domain because IOCL being a Maharatna company and they have a standard policies of working, and you will be having a good learning with while working with them. So they are all policies, and being IOCL is available and at every point in nook and corner of India, and you will get a lot of exposure of working with IOCL. And talking about our journey, so we started working with IOCL from long time, around 3 or 4 years back, and we started solarizing their petrol pumps. We are their panel vendor, and we have done the tenders also. So talking about them, they have very streamlined policies. You have to adhere to the policies. They have streamlined timelines. You have to adhere to the timelines. The quality which is there, because IOCL, all the sites are very much risky, so the qualities are very much important, and quality of the material is very much important in that part. And third point is like payment terms, so you have to be very much clear about the payment terms, that this payment terms will be working on it. And so payment terms is also the key. And working with Maharatna company or a PSC company, I'll advise you to just go ahead with that. Your payment is secured. Payment is secured is a major key in the business here, that your payment you will get it right, because they sit on large cash, right? And there is a lot of opportunities. They are present across the India, every state, every nook and corner. Even if you go to Leh Ladakh, if you go to Kerala or the Sri Lanka, everywhere they are present, right? So it's ample of opportunities to single medium. And in that there are two things. One is the limited tenders, in which limited tenders only limited empanel vendors are allowed, and some are open tenders in which anyone can apply for the tenders. So maybe you can start with open tenders which are available, and after due course of time, if you get interest in that, and secondly you can focus on the limited tenders also. Yeah, Nitin, any specific Fine. question So you want so to ask Nitin in IOCL, then I can be very much helpful in that. definitely. So when you started to work, is it you did the first tender was of IOCL or of the any other department? No, no. So we started with IOCL petrol pumps. There was no tender in that. That was a earlier it Okay. was, yeah, it was less than 5 lakh rupees. So earlier there was a open order which was there. So after due course of time, we did around 200 petrol pumps with IOCL, and then we also got empaneled with IOCL. After that, we bid it in their limited tenders, and we got a registration with them. So that's how the journey started. So everyone, I want to recommend this thing. So take little steps like baby foots in the starting. Understand the company, understand the requirements, understand the core. What is the like in one example, like in IOCL, without PF and ESIC policy you can't work, right? And without Okay. work compensation policy you can't do any site. So these are the big Right. requirements that are there. So when you think that PF ESIC is required and you have a limited staff size, so then it's an additional cost you will be incurring every month, right? So there are many things which you have to be kept in mind for doing work with PSUs in the government agencies. Okay, perfect. So, fantastic to know more about you. It's a as per your saying, we get to know the
every department is very much clear about the document what they required to Yes. accomplish any of the work or starting of any work, right? So Ankit ji, thank you so much to know us about more about the IOCL, and now we are open up for the questions and answer. As I told you that Ankit ji, that कि हम लोग क्वेश्चन जो भी जनरल क्वेश्चंस अगर कोई करता है हमें हमारे शो के अंदर, so we used to understand the questions and we used to answer them कि भाई आप लोगों को क्योंकि अभी हमने जो दो शो किए, दो शो में हमने ये अभी तक देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो जैम से रिलेवेंट काफी लोग आते हैं, और हमने ये देखा बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे, बिकॉज पीपल वांट्स टू डू वर्क विद द गवर्नमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली they don't know how to get answer what they have in their mind. So because of not having the clarity, they are not participating into the tenders. uh, See, thank you. We have the one comment over here from the Mr. Darshan Sangvi, and he has just clear is that this is a good services what we are doing, excellent commitment and great service for MSME segment by serving them live. Thank you so much, Darshan ji, for your comment, and we will try to put the maximum our efforts so we can be reached to the maximum people. Thank you so much. So Ankit here I have a few questions. Till the people will ask the put the more questions over here. I had a one questions for you. Yeah. In your opinion, business with government after your after the lockdown, what do you think कि government का कितना business बढ़ेगा घटेगा after lockdown? So after lockdown, I think like the it's a very good bet to work with government, because like payment will be secured and there will be a lot of opportunities available in the government. So if you talk about the medical industry right now, government has a lot of requirement in PPE kits, in masks, and in ventilators, and in bed sheets, and in hospital beds. There is a lot of requirements on from the government in these sectors, right? And so right now, government is a pool of opportunities. How you can encash it through GEM, through tenders, through limited tenders, through open tenders. So if you are in a specific segment and you want to check out, like if you will say that I'm in a segment of carpet manufacturing, so I'll say that right now there is no opportunities. But if you say me that there is Right. a segment of medical equipments, I say there is ample of opportunities. You should not be sitting at your home, right? So that's how So, you classify the business domain and the requirement which is there in the market. And I personally, recommend that working with the government will be the next pool of opportunities, because your payment will be secured. And majorly in business, right. if your payment is secured, that is the key of the business, right? Right. And adding to your point, we have also seen we have seen that everyone is looking after that how to get the work, how to survive in the difficult situations. But you must be shocking that we are recording and we are analysis the data from the last 7 days. Per day, government hosted the more than 7,000 8,000 tenders per day. सो देर वुड बी चांसेस कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जरूर लूप होल है कि बिजनेस नहीं हो रहा है, बट गवर्नमेंट अभी भी बहुत सारा बिजनेस जो है वो प्रमोट कर रही है, होस्ट हो रहा है. And if there is ample of opportunities, you told that is 100% right, there is ample of opportunities available in government after lockdown. And I must say during the lockdown as well, if anyone is in from the specific industries, as you told medical, but I am also saying about the if you are from the cleaning services, if you are into the housekeeping services, manpower supply, there is also you the huge opportunities available for these industries as well. Yeah, great. Yes. So can we have some what do you think importance of jam in coming days? So GEM is a very good initiative by Government of India, and GEM is a marketplace in which anyone can register through their brand, and they can find out the opportunities which is relevant for you and your company, and bid the tenders or directly through GEM. So GEM is a pool of opportunities, and you can encash at GEM. Right now, GEM is in starting phases, so maybe in starting phases it's very easy to get on board, so you can get the starting benefits of GEM.
But GEM is the future in coming days to get all the tenders and specific knowledge about the tenders. And GEM also you have to be very much aware about how much percentage government takes and how much is the timeline, what how to fill the tender. So doing JAM without any knowledge is very much difficult in this time. You should be aware about that. What are the plus and minus of GEM, and you have to work accordingly by consulting the proper attorney or proper person who is having a knowledge in GEM. That is the best way to do and ensure the results out of GEM. Definitely. Adding to your point, Jam is the platform where they are also giving the ratings to the companies and to the department as well. So once you commit with your work and you are providing the excellent services, government also noticing and giving you the higher rating. So whenever the new any of the another department wants to work with you, they just see just feel the what the ratings available with you, and they can directly supply material. They can directly procure the things from you as well. So as of me, I just want to know, let you know the peoples कि right now Gem 4.0 is on, एंड जैम ने अभी खुद का नया लुक भी लॉन्च किया है बिफोर 2 days. सो उन सब चीजों को ये देख के लग रहा है कि आने वाले टाइम में जैम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है फॉर द मैक्सिमम बिजनेस. अभी आप देखेंगे ड्यूरिंग द लॉकडाउन सबसे ज्यादा जो टेंडर्स होस्ट हुए हैं, चाहे वो सर्जिकल मास्क के हैं, चाहे वो सैनिटाइजर्स के हैं, या चाहे किसी के भी है, वो सारे के सारे टेंडर्स जैम के ऊपर फ्लोट हुए हैं. इवन इफ यू आर रजिस्टर ऑन जैम, देयर वुड बी अ चांसेस कि वो लोग आपको डायरेक्ट परचेज ऑर्डर प्रोवाइड करें. आपने रजिस्ट्रेशन किया, प्रोडक्ट अपलोडिंग किया, आपने सर्टिफाइड करवाया वहां पे सारी चीजें, एंड आपको डायरेक्ट काम मिलने के चांसेस हैं. एंड पहले क्या होता था, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग पोर्टल पे बटा हुआ था. बट जैम आने से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हो गया है, जो डिपार्टमेंट बटे हुए थे वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं. एंड द बिग पार्ट इज दैट 44,000 प्लस डिपार्टमेंट्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन जैम. सो जब 44,000 डिपार्टमेंट्स जब अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट करेंगे जेम के ऊपर, तो कितना बड़ा काम का एक पूल क्रिएट हो सकता है, दैट वुड बी अनबिलीवेबल. So as of my suggestions, if you're not registered on GEM, maybe you will miss the future opportunities from the government. Just Yeah. go and register yourself from GEM. Yeah. So Ankit ji, my next question is that what things we need to be taken doing business with the government? So very interesting question, and I just start with this question, in a way that doing business with government is, sometimes it's simple and sometimes it's difficult. You have to be careful from the day one. You have to follow the requirement which is there mentioned in the tender and follow the documentation accordingly. That is very much important. So talking about working with government, it's like you have to be completely aware about what are the requirements are there, what are the documentations are there, and from day one, like if we, so if I tell you example, you're working with government in the tender, if PF ESIC is required, and you are doing the work without insurance and without PF, and if some problem happens afterwards, and they will not going to claim your invoice. So Okay. for invoice claiming, you have to follow all the documentation which is mentioned in the tender. And if you're not Right. following and adhering the requirement which is there in the tender, then automatically your invoice is not going to claim. So that is the first thing. Perfect. Second is material receipts is very important. When you are sending any material, you have to take the receipt from the guard or the person available over there, and that material receipt is very much required for claiming the invoices, right? And third is quality performance and the performance satisfaction. So I have seen personally, people doing work with the government, but after installation, quality is not up to the mark. So they will not get the payment release of AMC and maintenance. And fourth point is the SDs and the security deposit. So personally speaking, in tenders, government asks for security deposit in the starting, like 10% of the tender cost. And so you have to be very much careful. Hello. Yes. So as per your the documentations and the whatever the things mentioned is in the documents are very important to understand and then go for the tendering, right? Yes, yes.
Yes, perfect, very nice, superb answer, Ankit ji. So, my another questions, I'm bombarding on you because you're having the superb experience and the answers, whatever you are giving is the literally are giving the very open up and clear clarity कि करने से किस तरीके से फायदा हो सकता है एंड व्हाट थिंग द पीपल शुड टेक केयर व्हाइल दे आर वर्किंग with the government. So next is thing, you yourself doing business with the many PSUs. What obstacles you face during initial stage, and is it safe to work with the any PSUs and government department? So, answering the question from the end, it's 100% safe working with the PSUs in the government department if you are on the correct path with the quality and if you are correct in your commitment. And there will be no problem at all, while working with the Maharatna companies or the PSUs. And it's 100% safe, not at all problem are there. If you are there in good quality, that is very much important, right? And so obstacles which I'll say, like sometimes working with PSUs, they ask for experience. So initially if you are going with the PSUs, they will ask for some experience in other PSUs or some other government department. So that is sometimes a challenging thing in the starting, that some of the parties don't have the experience in the relevant field from in the same industry or in the same line. So that is like a initial bottleneck which is being faced by many of the businessmen. But yeah, due course of the time you can check it out that if it is there and a certain turnover requirements are there, certain experience requirements are there. Sometimes they have a specific requirement that you have to be worked in the states, or sometimes it is specific requirement that you must have this much of staff, this much of qualified staff. Sometimes it is like you should be engineer in this field domain, and that is the different Mhm. department, and that goes specifically with the tender itself. That in some tender there will be different requirements, some tender there will be different requirements. So I'll Right. personally say that take the baby steps, learn from the PSUs in the initial phases, that how they work, and then take the big orders. Don't work with PSUs with the big orders in the starting. You will lose in the end. So my better advice is to Okay. learn that how the requirements are there, what are the basic knowledge is required, basic quality is required. Because talking about IOCL, HPCL, and BPCL, so the sites are too much complicated, like terminals, oil refineries, and petrol pumps. So you can't do welding work, you can't do any work which is hazardous. So you have to take care. You have to be very much aware about the consequences of the work and the quality of the work which is required. So as a Lume, our company, we have made sure from the day one that we will not compromise on quality, whatever it is, even if it is a tender or if it is at a a megawatt level project. So we have adhered to the quality and the workmanship of our project, and that's why we've been able to deliver more than 350 plus projects till now. राइट, सो अंकित जी, इसको मैं और अगर इंटरेस्टिंग बनाऊं इस क्वेश्चंस को, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा कोई ऑब्स्टिकल्स, जैसे कि आप गवर्नमेंट में आपने काम किया तो देयर वुड बी चांसेस कि आपको कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आया ही होगा। तो ऐसा एक ऑब्स्टिकल जो आप शेयर करना चाहते हैं, एक या दो, कि वो आपको ऑब्स्टिकल्स आया एंड आपका आपने उसको सॉल्व कैसे किया, ऐसा तो क्या आपने चीज किया जो आपको लगता है कि वो करने से आपको वो सॉल्यूशन, एनी ऑफ द ऑब्स्टिकल्स व्हाट यू फेस्ड ड्यूरिंग द सबमिशंस ऑफ द, during the order processing or before the tendering, any of the obstacles? So let me think. Specifically, Nitin, like when sometimes obstacles which are there in the tender. So if I talk about that, sometimes there is specific turnover requirement which is there. So and Okay. they ask for that last audited balance sheet turnover which is required. This is like X triple X amount. So we can request the authority to take the turnover of this year as a provisional balance sheet, and you can consider if you can for this year turnover, that last year turnover was not be not in the line of the requirement. So what we have done is, like, we talked to authority and we've asked them that you can check our provisional balance sheet of this year, and we have booked the turnover of the requirement which is you have been asked in the tender document. So that's how we have Right. taken it. And sometimes which is there, like sometimes if it is in a tender, it is required that
you have done fixed kilowatt of the project. So that is like if they have asked for 100 Hmm. kilowatt of project, so then we can say that we can submit to 50 kilowatt project. That is also being the point. Yeah, but this question is completely specific and it goes like all industry to industry and businessman to businessman. Great. So that is the biggest point what Mr. Ankit have declared, and that is that ki if you think there is a certain point which are not equivalent to your financial conditions, like कि डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इतना टर्नओवर होना चाहिए बट इतना टर्नओवर नहीं है, सो देर इज नो नीड टू बी वरी. यू हैव द चांसेस, यू कैन टॉक टू डिपार्टमेंट. आप डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं कि सर इज इट पॉसिबिलिटी, इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि आप इसको कंसिडरेशंस में लेके किसी चीज को और इसको कहीं पे हम लेट गो कर सकते हैं. सो देयर वुड बी पॉसिबिलिटीज कि आप प्री बीड मीटिंग के अंदर पीक्यूसी लेवल पे डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ डिस्कशंस करके उसके अंदर लिवरेजेस ले सकते हैं. सो डोंट just give up the hope if you are not qualifying on initial level because of any of requirement. There would be a hope कि आप डिपार्टमेंट में प्री बिड मीटिंग में जाएं एंड उनके साथ डिस्कशंस कीजिए. सो देयर वुड बी अ चांसेस that they will allow you at that time, right Ankit ji? Yes. So, being Absolutely the first super. point which you have taken, like you have to be connected with the tender authority. So that is very much important. Like if Hmm. you are not falling in the criteria, you can talk to them, you can check it out that how we can fulfill that criteria. And there are many ways out. Sometimes you will able to do it or sometimes you're not able to do it. But yeah, there is a chance in that. There is a chance in that, definitely, definitely. And can you put more light on your solar key? Till today you have bid number of tenders, and is there any particular difficulties or any substantial things that you have seen during your tenure that you are working with the government? So yeah, the major problem which we face is in transportation and delivery of the material. Sometimes they have a requirement to send all the material in a single go, and our material are coming from different places, so it doesn't reach on single place at single time. That problem which we will face sometimes. Second point is like safety of the material. So in transit or in some damages if happens, that is also a problematic thing, right? And basically speaking, like quality, what quality they are looking for and what quality we are giving. So if there is a gap in between, then there will be problem of completion of the project, and you will not get the certificate of completion on time. And third, fourth problem is the LD clauses. Sometimes in some Mhm. unforeseen reason, like if you say in COVID-19 there are a lot of projects got delayed because of the force majeure thing happened. So you have to be very much clear in that in the starting itself that this is a force majeure clause and we are not able to do work because of the this situation. So that's how you have to be Right. communicative with them, and you have to communicate in a proper mechanism through mails and through letter if you want to do. So that is how you want to go ahead in that. You have to record all the things which you are doing. It's very much important. It should be on the mail or it should be on the letter or it should be on the something should be there. Otherwise you're not able to prove it that I have discussed this and I have came out across this result with them. Right, 100%. And Ankit ji, as we had word on phone, okay, that is a, I think so there will be a personal questions, but I just want to know to the people ki if anyone having this some project with their hand and which are going on, and just like a COVID-19, any unforeseen problem arises. At that time, department is also understanding the situations and giving us the some timage, increasing the timing and giving the leverages in completing executing the project as well. Yes, that's very much clear, and department also understands that if there is some problem is there, but you have to communicate that. That is very much important. If you're thinking Okay, that I yes, can communicate absolutely. later stages, that will not work. In government, you have to be very much clear and very much practical on that part. You have to communicate that thing in the earlier go that this delay will going to be happen, and this is because this is the reason, and take the approval on the mail. That is very much required. So if you are delaying the project on the later stages and you are not communicating it on time, so it will give you a loss. But you have to be communicative with Right. them and declare that this is the problem
and this is the evidence of the problem. And if you can consider this request, that would be helpful. That's how you can work with the government. Right. So this is the biggest point what we have seen today, because I have मैंने काफी लोगों के मुंह से ये सुना है कि यार हम गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं करना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिव. सो वी हैव द एग्जांपल ओवर हियर, मिस्टर अंकित जैन, लूम सोलर, who is already working with the government, and he have seen also some problems, and with his problem he gone to the he goes to the department and just putting the his problem, so this is the problem, and fortunately department also cooperated and getting giving him more time to executing the project. So ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट नहीं सुनते, अगर आप उसके सामने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड देते हैं, प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, रिक्वायरमेंट को, तो डेफिनेटली दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर लिसनिंग योर इश्यूज एज वेल, एंड दे आर प्रैक्टिकली गिविंग द आंसर्स एंड प्रैक्टिकली गिविंग द सॉल्यूशंस टू. सो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट आपको सुनता नहीं है, दिस इज जस्ट मिथ. I also want to put some lights on that part as well, कि काफी लोग जो अंकित जी काम नहीं करते हैं ना, दे आर नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ द मिथ, लाइक गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता है. सेकंड बिगेस्ट मिथ इज दैट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव नहीं है. Government is not there to give the work to the small person. Government's always giving the work to the big companies. They are not putting the requirement, छोटा काम नहीं मिलता है. एंड दूसरी चीज, हमारे लिए काम नहीं है, गवर्नमेंट के साथ जिनका सेटिंग है वही लोगों का काम हो सकता है. सो इसके बारे में आप अंकित जी क्या कहना चाहेंगे? So current in digital era, everything is online, right? So now all the tenders goes through online, and everyone can fulfill the documentation part. Means all pan India level, anyone can bid the tender, right? So it's not there कि आप मतलब हमारे लिए काम नहीं है या कोई स्पेसिफिक कंपनी को काम मिलता है, ऐसा नहीं होता है. पहला वो ज़माना और अभी के ज़माने में बहुत फ़र्क आ चुका है. अभी डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, and everything is online, everything is black and white, everyone bids the tender, you can see the bids, you can check out their bids, and you can see that what are the bids which is there, which is the lowest bid, L1, and you can check out that which documents आपके कोई कमी डॉक्यूमेंट रहे हैं, किसी और कंपनी के कोई कम डॉक्यूमेंट रहे हैं, किसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट है, राइट? वो चीज़ बिल्कुल अभी वैलिड ही नहीं है कि टेंडर्स के अंदर हम एलिजिबल नहीं होंगे. इफ़ यू आर एलिजिबल and you are putting up the tender, so you should be considered at a same level with a bigger company who is eligible and who is putting up the tender. It's not like X Right. company को weightage ज़्यादा मिलेगा because of their name और Y company को weightage कम मिलेगा because of their name. After, if you are eligible, both companies are at the same level. Eligibility is the criteria. Perfect. If you are eligible, then both companies are at the same level. Then price will be the second parameter. If you are eligible and both the companies are bidding at the same tender, then price will be the parameter, not the company name or company weightage. So we can say that we can say that eligibility matters, name doesn't matters, right? Yes. यस एब्सोल्युटली. सो अभी अंकित जी आप जैम के बारे में हम कुछ डिस्कशंस करें, क्योंकि आज के टाइम में जैम सबसे ज्यादा पॉपुलर है. अब मैं आपको थोड़ा सा जैम के बारे में बताता हूँ. जैम 4.0 के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज आई है, माइट बी यू विल, आप लोग आपको पता ही होगा. पहले क्या होता था, एक ही डिपार्टमेंट, अगर पीएसयू जैसे कि आईओसीएल है, आईओसीएल की कोई को एक चीज परचेज करनी है तो उसको अपना टेंडर्स निकालना होता था. सेम चीज एचपीसीएल को एचपीसीएल को अगर वही सेम चीज परचेज करनी है तो उन लोग को अलग से टेंडर निकालना होगा. जेम पे चीजें इस तरीके से आ गई है कि आईओसीएल और एचपीसीएल दोनों क्लबिंग करके टेंडर्स निकाल सकते हैं. Okay. तो yes, so that is the biggest, this kind of revolutions, this kind of big changes are happening on JAM. एंड ये तो एक छोटा सा चेंजेस मैंने बताया, मतलब डिपार्टमेंट को हम ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट कितना डेप्थ लेवल पे इस चीज को सोच रहा है, एंड वो समझ रहा है कि कस्टमर्स को या बायर्स को क्या क्या, सेलर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है. इवन दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि बायर्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, एंड ऑल दी प्रॉब्लम्स दे आर रिजॉल्विंग एंड पुटिंग द थिंग्स ऑन टेक्नोलॉजी. सो सबसे बड़ी चीज है, ट्रांसपेरेंट चीजें हो रही हैं बहुत अच्छे लेवल पे, चीजें ट्रांसपेरेंट है, मैं देख सकता हूं, आप देख सकते हो. दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि अगर आपको कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट होता था तो आप गवर्नमेंट को कैसे डिस्प्ले करवाएं, प्रेजेंट करें, वो सबसे बड़ा एक आपके लिए चैलेंज होता था. बट अगर आपके पास कोई इनोवेशन है, कोई प्रोडक्ट नई चीज अवेलेबल है, तो आप इजीली जेम के ऊपर अपलोड कर सकते हो.
एंड एक बार आप जेम के ऊपर अपलोड कर देते हो तो 44,000 डिपार्टमेंट्स के पैनल्स पे वो चीज चली जाती है। जब वो 44,000 पैनल्स के पास वो चली जाती है तो कोई भी आपकी नई क्रिएटिव की हुई चीज को देख सकता है एंड दे कैन प्लेस दी ऑर्डर डायरेक्टली, जो पहले आई थिंक सो नहीं था। व्हाट डू यू थिंक? Yeah, that's a very good, advancement in the GEM portal, and it's very helpful for the PSUs and the companies those who are working in this field. But I have not checked it till now. But as you are saying that it's recently updated, so maybe that would be very much helpful for the coming future. Yes, absolutely. And these are the sub few changes which I have, told, but there are lots of changes which happens over there with respect to the department, with respect to the sellers as well. So gem is going to be but अभी भी gem के ऊपर देखा जाए तो EPC प्रोजेक्ट्स थोड़े से कम हैं। सप्लाई रीसेलर्स का रीसेल्स के प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स जो है, बीड्स जो हैं, वो सबसे ज्यादा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या आपको कुछ ज्ञान ध्यान है कि आपके सोलर्स के कितने प्रोजेक्ट्स जेम पे अवेलेबल हैं या किस तरीके से हैं? जेम के मतलब मेजरली सप्लाई के पोर्टल्स, सप्लाई के प्रोजेक्ट्स अभी ज़्यादा हैं कि पैनल सप्लाई, इन्वर्टर सप्लाई, बैटरी सप्लाई। ईपीसीज में अभी थोड़ा टाइम है कि प्रोजेक्ट्स कम्प्लीटली कैसे उस पर आएंगे और कैसे हम लोग उस पर कर सकते हैं। बेसिकली अभी नॉर्मल जो अपनी गवर्नमेंट की साइट्स हैं ई टेंडर पे, उस पर टेंडर्स अभी आते हैं। बट हाँ, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट विल शिफ्ट ऑन जेम। राइट नाउ बेसिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आर more available, but project opportunities are less. But in future, project opportunities will going to rise soon. परफेक्ट, परफेक्ट, सुपर। सो एज मतलब आपके हिसाब से कि वो टाइम भी दूर नहीं जब ईपीसी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स भी हमें जेम पे देखने को मिले एंड पीपल्स कैन इजीली गो एंड पार्टिसिपेट इन सच टेंडर्स फ्रॉम द जेम ओनली। Yes. अच्छा, दूसरा मैं एक चीज आपसे जानना चाहता था कि आपकी ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो आप एंड प्रोक्योर या ई प्रोक्योर पे करते हैं, तो सोलर्स के अंदर भी टेंडरिंग के साथ साथ उसके बाद रिवर्स ऑक्शंस का भी होता है उसके अंदर? तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे। बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मेगावाट लेवल पे, उन पे रिवर्स टेंडर्स का काम होता है। बाकी छोटे प्रोजेक्ट्स जो उसमें उनमें इतना रिवर्स टेंडर वाला वर्किंग नहीं आती है। ओके, मीन्स बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहां पे रिवर्स ऑक्शंस होता है, छोटे प्रोजेक्ट्स में रिवर्स ऑक्शंस नहीं होता है। ग्रेट। और कुछ अंकित जी, ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आज एंड काफी चीजें क्लैरिटी में आई कि किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है, किस तरीके से एक कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन को बिजनेस किस तरीके से जेम पे स्टार्ट करना चाहिए या किसी भी टेंडर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स उसको ध्यान रखना चाहिए। एंड जो आपने अपना बताया कि स्मॉल स्मॉल टेंडर्स में आप देखिए, पहले स्मॉल टेंडर्स में पार्टिसिपेट कीजिए, स्मॉल टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के बाद आप उस चीज को फील कीजिए कि अब आप नेक्स्ट टेंडर्स के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। डायरेक्ट जंप मत कीजिए बड़े टेंडर्स के अंदर, बिकॉज डायरेक्ट जंप करना कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस कर सकता है। छोटे टेंडर्स को कीजिए, पहले आप पता कीजिए कि आप उस टेंडर्स के अंदर एलिजिबल हो रहे हैं, जो पैरामीटर्स बताएं, जैसे कि टेंडर्स की साइज देख लीजिए, टेंडर्स की कैटेगरीज देख लीजिए, आपके रिलेवेंट है कि नहीं है। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या, डिमांड क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ईएमडीज को चेक कर लीजिए कि ईएमडीज जो है कहीं पे एग्जाम्पशंस आपको मिल सकता है, किसी चीज ईएमडी एनएसआईसी के अंदर से आपको एग्जाम्पशंस मिल सकता है। उसके बाद आप जब टेंडर सबमिट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंगल बिड सिस्टम, ड्यूल बिड सिस्टम में जो पैकेट सिस्टम होता है, जो ऑफलाइन सबमिशंस करना होता है, यू हैव टू मेक श्योर वेरी क्लियरली कि आप लोगों को वहां पे एक चीज का क्लियरिटी होना चाहिए। समूह भाग जाए ऐसे, तो वहां पे आप लोगों की बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए, आप लोगों की बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि सिंगल पैकेट सिस्टम और टू पैकेट सिस्टम के अंदर आपको किस तरीके से चीज करनी है। अंकित जी, फाइनल योर वर्ड्स। थैंक यू सो मच नितिन, बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा 1 घंटे का। और हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। आई थिंक सो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस, एंड आई पर्सनली थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। एंड आई ऑल्सो गेट टू नो एंड many new things which is coming up on the tender platforms. And I personally request everyone to check out the tender first and check it out that if it is eligible and if you want to do it or not. And first check it out that the margins are good for you or not, and then go ahead with the tenders. So Nitin ji, thank you so much for the session. And
let's see that how we can use your services in the future again, and in a different way on the new gem portal. थैंक यू सो मच अंकित जी एंड थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है कोई ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर्स आपको हमसे चाहिए, तो आप बिल्कुल हमें पोस्ट कीजिए आपके क्वेश्चंस। हम आपके क्वेश्चंस को नेक्स्ट हमारा जो सेशंस होता है टॉक्स ऑन टेंडर्स का, इसी तरह हम एक और नए एंटरप्रेन्योर के साथ आएंगे एंड आपके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम ये ट्राई करेंगे कि आपको जस्टिफिकेशंस आंसर्स मिले, जिसके कारण आप अपने बिजनेस को गवर्नमेंट के साथ कर सके। गवर्नमेंट के साथ टेंडर बिजनेस सेफ है, सिक्योर्ड है एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, नॉट मनी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, बट कैन गिव यू द बिग रिजल्ट्स with the terms of money, with the terms of the popularity, with the terms of the credentials. So we are just requesting, go and bid the tenders, go and register your company on jam, because there are lots of opportunities available for everyone, though you are manufacturers, though you are suppliers, though you are service providers. So with that, thank you so much guys. We are really appreciate your suggestions are appreciable. Just put the words in the comment what you think, we need to be improve in next sessions, or what the questions we should take in next sessions. So with that, thank you so much guys. Thank you so much. Thank you Okay. so much Ankit ji for being a part, and it's a really a very enjoyable and a very interesting one to one conversations with you. Thank you so much from National Tenders. Okay, thank you. Yeah, thank you Ankit. Yeah, bye, thank you guys.